गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म या फिर किस तरीके से राइज और नेशनलिज्म यूरोप में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि लाइक इंडिया। ओके, क्योंकि हमने जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने हिस्ट्री जो पढ़ाई थी हमने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट की थी, जिसमें हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा कि देशभक्ति की भावना इंडिया में कैसे इंडिया के लोगों में किस पीरियड के दौरान जगी, क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे। ऑब्वियसली बात है, हम कॉलोनियल गवर्नमेंट जो रूल कर रहे थे उनसे काफ़ी परेशान थे, और फिर हमारे यहाँ के कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स ने सभी को एक किया और भारत के इंडिपेंडेंस के लिए लड़े। और इस पूरे जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं नेशनलिज्म इन इंडिया जो है चैप्टर हमने इसमें पढ़ा। इसमें सेम हम यूरोप में जो वेरियस प्लेसेस में नेशनलिज्म को किस तरीके से देखा गया था और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं, क्लास 9 में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रखा है। तो यूरोप का एक लौता देश, हम यूँ बोल सकते हैं यूरोप का ही पूरे विश्व का, वर्ल्ड का एक ऐसा लौता देश था जिसने नेशनलिज्म क्या होता है ये डिफाइन किया था। ओके, कहीं ना कहीं एक ऐसा पहला देश था जिन्होंने मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी और उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी थी। हम सभी जानते थे कि फ्रेंच पीपल्स में जो डिफरेंट क्लासेस थे ना, क्लर्किकल क्लास, सबसे लोअर क्लास, जो 3 ग्रुप्स थे क्लासेस के, उनके साथ जिस तरीके से टैक्स में भेदभाव किया था, जो सबसे लोअर क्लास के पीपल्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, आपकी वोट करने का अधिकार हो गया, इस सारी चीज़ों की डिमांड्स रखने वाला फ्रांस ही था। और कहीं ना कहीं जो यूरोप में या पूरे विश्व में नेशनलिज्म अपने जो मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से छुटकारा पाके एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने की पहल जो की थी वो फ्रांस ने की थी, और यही आइडिया बाद में पूरे यूरोप में फैले। यूरोप से फिर यही आइडियाज़ हमारे यहाँ इंडिया में आए। ओके, सो जैसे आप चैप्टर ओपन करते हैं, ओके, तो आपको एक इमेज दिखती है। ओके, इमेज जो है वो है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ओके, इस जो आर्टिस्ट हैं या फिर जो पेंटर जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, उनका नाम था फ्रेडरिक सोरेल। ओके, ये कहीं ना कहीं उनका एक विजन था कि इस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है कैसे यूरोपियन पीपल्स और अमेरिकन्स अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। ओके, तो आइए पहला जो पैराग्राफ है वो बेसिकली इस पेंटिंग के बारे में। ओके, इन 1848 में ये पब्लिश हुई थी, प्रिंट प्रिपेयर हुई थी। जिन्होंने जो आर्टिस्ट थे उनका नाम था फ्रेडरिक सोरेल। ओके, उन्होंने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स ऐसे निकाली। ये पहला फिगर है। ओके, पहली सीरीज हम बोल सकते हैं, पहली सीरीज ऑफ पेंटिंग ये है। ओके, हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। कहीं ना कहीं ये उनका ड्रीम था कि एक ऐसी दुनिया जो कि डेमोक्रेटिक रहे और सोशली रिपब्लिक रहे। रिपब्लिक यानी कि वहाँ की देश की जनता अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सके। द फर्स्ट print figure 1 of the series shows the people of Europe and America। जो ये आपको इमेज दिख रही है, ओके, दिस इमेज आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको दिखाया गया इन पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमन बोथ ऑफ ऑल एजेस, डिफरेंट एजेस एंड ऑल डिफरेंट सोशल क्लासेस मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन। किस तरीके से मार्च करेंगे, बहुत ही लंबी लाइन आपको दिख रही होगी। अगर आप अपनी बुक ओपन कर सके तो यहाँ पर बहुत ही लंबी एक मार्चिंग लाइन दिख रही है। ओके, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट, हम ये बोल सकते हैं वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, इम्पोर्टेंट स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ ये लोग मार्च कर रहे हैं। एज द पास बाय इट, एज यू would recall artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure। अब फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान या फ्रांस जो आर्टिस्ट होते थे वो लिबर्टी एक तरीके से फ्रीडम मानी जाती है। तो लिबर्टी को वो लोग किस तरीके से विजुअलाइज करते थे, एज ए वुमन फिगर। ओके, इसी वजह से वहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है लिबर्टी की, वो एक वुमन की इमेज है। ओके,
हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, उनके एक हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, मतलब एक मशाल पकड़ी हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने दूसरे हाथ में एक चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, एक दूसरे हाथ में उन्होंने एक बहुत बड़ी सी एक लिस्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं चार्ट रख रखा है, जिसमें मैंस के जो राइट्स होते हैं उसके बारे में उसमें डिटेल्स हैं। On the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbol of absolute institution। अब ऑन द अर्थ यानी अर्थ के नीचे जो ग्राउंड है, फोरग्राउंड है, वहाँ पे उन्होंने इस तरीके से दर्शाया गया है कि जो सिंबल है एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो पूरे अर्थ पर घुटने टेक के खत्म कर चुका है। ओके, इन सोरियोस उटोपियन विजन, ओके, जो सोरियोस यानी कि जो पेंटर का नाम है फ्रेडरिक सोरियो, सोरियो का उटोपियन विजन, उटोपियन का मतलब ऐसा होता है एक ऐसी आइडियल वर्ल्ड जो कि होना मुमकिन नहीं है। ओके, ऐसा होना मुमकिन नहीं है, एक इस टाइप की एक ऐसी आइडियल सोसाइटी, एक ऐसा विजन कि एक आइडियल सोसाइटी जैसी होनी चाहिए, पर लेकिन इन अ रियल वर्ल्ड ये पॉसिबल नहीं है। उटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप, अब उनका विजन, ओके, उनका जो सोरियो का जो विजन है वो देखिए, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एट डिस्टिंक्ट नेशन, जो पीपल ऑफ द वर्ल्ड है उनको अलग अलग जो नेशन, जिस नेशन से बिलोंग करते हैं, विच आर आइडेंटिफाइड बाय देयर फ्लैग्स। अगर आप देखेंगे जो ये लंबे मार्च है उसमें डिफरेंट फ्लैग्स आपको दिखेंगे, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ गैप में आपको दो अलग अलग फ्लैग्स दिखेंगे। ओके, इन सोरियोस विजन द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप एट डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स। ओके, उनको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, डिफरेंट नेशन से बिलोंग करते हैं जो उन्होंने डिफरेंट फ्लैग्स पकड़ रखे एंड देयर नेशनल कॉस्ट्यूम्स। ओके, पहले समय में हर एक अलग अलग नेशंस के अपने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स होते थे, और वैसे भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉस्ट्यूम से पहचान लेते हैं कि दैट हम ये जो पर्सन है किस नेशन से बिलोंग करता है। एज एन इंडियन आउटफिट, हम अगर एज एन इंडियन क्लॉथिंग में रहेंगे तो कोई फॉरेनर बहुत इजीली हमें आइडेंटिफाई कर सकता है दैट वी आर इंडियन बिकॉज ऑफ आवर ड्रेसिंग सेंस। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ऑन देयर नेशनल कॉस्ट्यूम आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। लीडिंग द प्रोसेशन, जो ये जुलूस जो निकला है, वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। अब सबसे पहले जो प्रोसेशन में सबसे पहले जो लिबर्टी के पास पहुंच के पास हो गए हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड उस समय तक एज ए इंडिपेंडेंट नेशन घोषित हो चुके थे और उन्होंने पास कर लिया था। फिर उसके बाद में आता है फ्रांस, आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर। सो इमेज में दिखाया गया है द यूनाइटेड नेशंस और स्विट्जरलैंड जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास कर गए हैं, मतलब उसको क्रॉस कर गए हैं, वेयर एज फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय अ रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू। आपको जो इमेज दिखेगी उसमें सबसे पहले जो ये वाले आपको इमेज दिख रही है, ओके, स्टैच्यू के पास जो कि जस्ट स्टैच्यू का पहुंचा है वो फ्रांस का फ्लैग है। ओके, then it is followed by the people of Germany bearing the black, red and gold flag। उसके बाद में जर्मन पीपल्स है जो कि यू नो ब्लैक और रेड और गोल्ड फ्लैग कॉम्बिनेशन का वो फ्लैग है। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम एंड सोरियस क्रिएटेड दिस इमेज, इंटरेस्टिंगली ये बात बहुत इंटरेस्टिंगली कि जिस समय ये इमेज उन्होंने क्रिएट की तब जर्मन एक इंडिपेंडेंट या फिर एक यूनाइटेड नेशन था ही नहीं। ओके, इसके अलग अलग टुकड़े हुए थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। अब वो जो फ्लैग जो वो कैरी कर रहे हैं वो एक तरीके से लिबरल होप दर्शा रहा है। इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटी इनटू नेशन स्टेट अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक होप बता रहा था कि आने वाले समय में जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज है ना, जो पीपल दोज स्पीक जर्मन पीपल्स, इनका अपना एक यूनाइटेड नेशन हो जो कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। अब जर्मन पीपल्स के बाद जो है पीपल दे बिलोंग, जो उसके बाद जो प्रोसेशन यानी जुलूस में जो पीपल्स हैं दे आर फ्रॉम ऑस्ट्रिया। द किंगडम ऑफ टू स्लाइसेस,
लैम्बॉर्डरी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया. फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट द सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन. अब ऊपर के आप तरफ देखोगे तो आपको ऐसे दर्शाया गया है कि हेवन से जो जीसस क्राइस्ट है और जो एंजल्स जो उनके बिलीव्स हैं एज पर द क्रिश्चियन रिलीजन, तो उस बिलीफ के थ्रू जो जीसस क्राइस्ट है, सेंट्स है, एंजल्स हैं, वो हेवन से उस सीन को देख रहे हैं. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world. अब ये सारी चीज़ें आज गॉड को इन्वॉल्व करने का कारण ये था कि कहीं ना कहीं वही दिखाना चाहता था दैट गॉड ऑल्सो वांट दिस एंड फ्रेटर्निटी, और पूरे दुनिया के पीपल्स के अंदर एक विश्वास लाने की कोशिश की गई है. तो ये चैप्टर जो है ये डील करेगा बहुत सारे इश्यूज जो कि विजुअलाइज किए गए हैं पेंटर द्वारा, जो स्टोरी हैं. ड्यूरिंग द 19th century nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in political and mental world of Europe. और जो 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ तो काफ़ी सारे चेंजेस लेके आया पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप में. द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. अब यूरोप में पहले मल्टीनेशनल डायनेस्टीज थी, मैंने मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. कैसे ये ब्रेक हुई, ओके, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट, इसके साथ साथ किस तरीके का कॉन्सेप्ट आया एज अ मॉडर्न स्टेट का, इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरिन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, जिसमें एक मॉडर्न स्टेट को किस तरीके से दर्शाया गया है या किस तरीके से उनकी सोच थी कि मॉडर्न स्टेट कैसा होना चाहिए, पूरी तरीके से सोवरिन होना चाहिए, यानी कि एक कंट्री जो है वो किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अधीन ना हो, वो अपने फैसले खुद ले सके विद इन देयर टेरिटरी. ओके, इस तरह के आइडिया जो है बहुत ही लंबे समय से यूरोप में डेवलप हो रहे थे. बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर द हिस्ट्री डेसेंट. दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल. ओके, तो धीरे धीरे इस टाइप की नेशनलिज्म आने लगी. पीपल्स, रूलर्स सब अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं एज ए नेशन, दे वांट एन इंडिपेंडेंट नेशन. ओके, और अपनी खुद की आइडेंटिटी पाना चाह रहे थे, जो कि टाइम इमेमोरियल से पहले से ऐसा नहीं था. ओके, तो दिस चैप्टर विल लुक एट अ डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th century. इस चैप्टर में हम बेसिकली जो यूरोप में जो वेरियस कंट्रीज थे, अलग अलग हिस्से थे, वहाँ पे किस तरीके से नेशनलिज्म इमर्ज हुई और क्या आइडियाज़ लेके आए, क्योंकि हर देश में अपनी अलग अलग प्रॉब्लम थी. इन इंडिया हम ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उससे परेशान थी, इस वजह से इंडिया में नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ. फ्रांस में अगर हम देखें तो वहाँ पे मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. हम रशिया की जब हमने क्लास 9th में जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था सोशलिज्म जो था उसका आइडिया से वहाँ पे नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ. ओके, तो हर एक जो कंट्री है उसकी अपना अपना अलग अलग इंटेंशन था नेशनलिज्म, उनके आइडियाज़ भी अलग अलग थे. ओके, द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789. सबसे पहला एक्सप्रेशन जो नेशनलिज्म का कोई देश लेके आया तो वो लेके आया था फ्रांस, बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था. France, as you remembered, was a full-fledged territory state. In 1789, under the rule of absolute monarch, the political and constitutional change that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. अब हम सभी जानते हैं फ्रांस का इतिहास कैसा था. 1789 से पहले वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. किंग जो था किंग लुइस जो 16 जो थे वो काफ़ी एक एब्सोल्यूट मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे. उन्होंने अपने देश में एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस जैसे सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, बिकॉज जो पैसा था, जो सरकारी खजाना था पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका था. इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे लोअर क्लास पीपल थे उन पर सारा बोझ डाल दिया था टैक्स का, सब कुछ करने का. इसके साथ साथ एब्सोल्यूट जो फर्स्ट क्लास के पीपल थे उनसे किसी भी टाइप का टैक्स
ना वसूलना, जो बेसिकली जो चर्च के पीपल थे, ओके, और जो बिजनेस पर्सन थे या जिनके पास पैसा बहुत था तो उनसे किसी भी टाइप का टैक्स नहीं लेना। ये सारे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से वहाँ के इंसान जो है परेशान हुए, और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने वहाँ के राजा के खिलाफ बगावत स्टार्ट कर दी। From the very beginning, the French Revolution introduced various means and practices that would create a sense of collection identity among the French people. From the very beginning of their French Revolution, जो revolutionaries थे उन्होंने various measures ली, practices करी, जिससे कि फ्रांस पीपल जो है वो एक हो सके। The idea of the fatherland and the citizen emphasizes the notion of united community enjoying equal rights under a constitution। और वो आइडिया यही था कि जो सारे जो पीपल्स है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो चर्चिकल जो एक उनकी कम्युनिटी उनसे बिलोंग करते, सब इक्वली ट्रीट किया जाए, उनके इक्वल राइट्स हो और एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन हो, ओके। क्योंकि मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही एक सबसे बड़ा हम ये बोल सकते हैं लिमिटेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ भी नहीं होता है। राजा जो होता है वो खुद ही डिसीजन लेता है, वो किसी भी समय किसी भी फैसले को बदल सकता है, कुछ भी चेंजेस ला सकता है और उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहता। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहता है कि किसी नियम कायदे कानून के अंतर्गत ही हम कोई फैसला ले सकते हैं। तो उनकी यही डिमांड थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, एज एन पीपल, जितने भी पीपल हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो चाहे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। इससे पहले जो है फ्रांस का जो फ्लैग था वो अलग था, उस फ्लैग को चेंज किया गया, एक ट्राई कलर में ट्राई कलर फ्लैग में उसको चेंज किया गया। सो वहाँ की रिवॉल्यूशनरीज ने जो वहाँ का जो रॉयल फ्लैग था, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था, उसको चेंज करके ट्राई कलर में कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने जो स्टेट जनरल जो उनकी असेंबली मानी जाती थी अंडर द मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे वहाँ के सिटीजन्स थे, एक्टिव सिटीजन्स थे, स्पेशली जब इनिशियल लेवल पे जब वहाँ पर तख्ता पलट हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो अमीर पीपल्स थे या फिर हम ये बोल सकते हैं जो बिजनेस पर्सन थे, जो जिनके पास खुद का अपना घर था, वो उन्होंने कैंडिडेट्स इलेक्ट किए थे। तो जो एक्टिव सिटीजन्स थे उन्होंने स्टेट जनरल को इलेक्ट करके उसको रीनेम करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। फिर इसके साथ न्यू हाइम्स वर कंपोज। हाइम्स का मतलब होता है जो देश के लिए जो गाने होते हैं, जो उनकी देशभक्ति से रिलेटेड होते हैं, ऐसे हाइम्स कंपोज किए गए। ओथ्स यानी कस्में खाई गई कि हम अपने नेशन के लिए अच्छा करेंगे, हम जब तक नेशन जो मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जब तक से छुटकारा नहीं मिल जाए तब तक हम लड़ेंगे, ओके। इसके साथ साथ मेट्रियर्स कमरेटेड, यानी कि ऐसे इंसान जो कि ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ द फ्रांस जो शहीद हो गए थे, उनको इनके बारे में उनकी पहचान दी गई और इन द नेम ऑफ द नेशन की इन्होंने अपने नेशन के राष्ट्र के नाम पे इन्होंने अपना बलिदान दिया। फिर इसके बाद में सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रखा गया जिसमें एक यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए सारे सिटीजन्स के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो फर्स्ट क्लास पीपल थे उनके लिए अलग नियम रहते थे, सेकेंड क्लास के लिए अलग नियम, थर्ड क्लास के लिए सबसे बेकार नियम होते थे, बिकॉज उनके लिए सारे सब कुछ इम्पोज कर दिया जाता था। आपको अपनी ज़मीन से टैक्स भी देना है, आपको अपने क्रॉप्स का हिस्सा भी राजा तक जमा करवाना है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अलग अलग क्लासेस ऑफ पीपल के लिए अलग अलग लॉज हुआ करते थे। तो उन सारे लॉज को एबॉलिश करके एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, ओके। सारे जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज होते थे ना, टैक्सेस होते थे, ड्यूज होते थे, उनको एबॉलिश किया गया। सब के लिए यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉज और कस्टम ड्यूटीज रखी गई। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स और मेजर्स अडॉप्ट किए गए। जो रीजनल डायलेक्ट मतलब अलग अलग रीजन में जो बोली बोली जाती थी उसको ख़त्म करके जो फ्रांस जो वहाँ की जो एक एक्चुअल बोली थी, जो फ्रांस की जो बोली थी, उसी को एज ए नेशनल लैंग्वेज अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया, ओके। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रांस नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोजिशन, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। और कहीं ना कहीं जो रिवॉल्यूशनरीज फ्रांस के उनका ये मानना था, कहीं ना कहीं ये एक फ्रांस रिवॉल्यूशन या फ्रांस नेशन की डेस्टिनी ये थी, यानी कि भाग्य का ऐसा लिखा होता है कि इसने यूरोप में नेशनलिज्म की स्टार्ट की और दूसरे देशों को प्रेरणा दी कि आप भी एज ए नेशन इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने खुद की पहचान बना सकते हैं। वेल द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स ऑफ फ्रांस रीच टू डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप। जैसे जैसे ये न्यूज़ स्प्रेड हुई कि फ्रांस में से रिवॉल्यूशन हो रहे हैं और वेरियस सिटीज़ में ये बात फैलने लगी यूरोप्स की, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। हम फ्रांस में
जब हम पढ़ रहे रिवॉल्यूशन पढ़ रहे था 9th डे, तो हमने देखा था कि सबसे पहले वहाँ पे जैकोबिन क्लब्स बना था, ओके, जो कि वहाँ के जो सबसे लोअर मिडिल क्लास जो कि फैक्ट्री में वर्कर्स थे, उन्होंने अपने क्लब बनाए थे ताकि वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाए फॉर द रिवॉल्यूशन। तो ऐसे ही जो डिफरेंट सिटीज़ थी वहाँ पे जो पढ़े लिखे बच्चे थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास वर्क के जो पीपल्स थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब सेटअप करना स्टार्ट कर दी वेरियस सिटीज़ में। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रांच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड। और उनके एक्टिविटीज़ कैंपेन ऐसे रहते थे कि जिस तरीके से वो फ्रांस आर्मी के लिए इंसान खड़े कर सके। और तो इन फ्रांस आर्मी को फिर मूव किया गया हॉलैंड में, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं यूरोप की, इटली तक, ओके। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन वॉर द फ्रांस आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अराउंड। जैसे जैसे विद इन देयर होम जब वो लोग मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से वो लड़ने लग गए, तो फ्रांस के बहुत सारे पीपल ने आर्मी ज्वाइन करके किंग के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट किया। तो ये जो आइडियाज़ थे, इनके जो आइडिया है नेशनलिज्म, ये बाहर दूसरे देशों में भी फैलते गए, ओके। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।